हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग मिसलेनियस जितने भी सारे न्यूज में है वो सारा फिनिश करेंगे। मिसलेनियस ही नहीं, इसमें लास्ट ये ऑलरेडी ये सोशल इशू का लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये पीटी 365 का सोशल इशू। ठीक है, सोशल इशू। ठीक है, सोशल इशू जो है यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेश सोशल इशू। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके पहले इन्वायरमेंट इकोलॉजी और इसके साथ ही इकोनॉमिक्स हमने कराया है, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कराया हुआ है। इसके बाद हम लोग देखें तो पर्सनालिटी इन न्यूज़ हमने कंप्लीट कराया है। ठीक है, जिसमें पर्सनालिटी इन न्यूज़ में मैराथन वीडियो है, एक ही वीडियो में एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारा मैराथन वीडियो अपलोड हुआ है। सिंगल पार्ट में चाहे तो सिंगल पार्ट में देख सकते हैं। अगर आप मैराथन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें ऑलरेडी लिखा होगा मैराथन वीडियो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 ऐसे करके, या फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी का हो या कोई भी चीज़ का हो, आर्ट एंड कल्चर का हो या फिर जो भी हो। ये लास्ट सोशल इशू का आज होने वाला है। इसके पहले जो है ऑलरेडी 4 से 5 पार्ट तक ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद आप लोग कमेंट में बताना कि कल हम क्या लेकर के आए, इंटरनेशनल रिलेशन या फिर साइंस एंड टेक। ठीक है, तो ज़्यादा समय किल नहीं करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ये लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप क्यों चर्चा में है, तो हाल ही में लागू हुआ है उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी। ठीक है, यूसीसी जो है ये लिव इन रिलेशनशिप में, यानी कि उत्तराखंड जो हम लोग बातें करें तो पूरे इंडिया के नंबर 1 ऐसा स्टेट है, पहला स्टेट है जो यूसीसी लागू किया है, यानी कि आज़ादी के बाद। ठीक है, तो कहने का मतलब है यूसीसी लागू हुआ है, ये तो है ही। इसके साथ ही अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, लिव इन रिलेशनशिप जैसे कि बिना शादी का कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, तो उसको 30 दिन के भीतर उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक है, तो इसी के बारे में कह रहा है कि इसके क्या सुप्रीम कोर्ट की इसके पहले कौन कौन सा वर्डिक्ट आया था, उसमें क्या क्या डिसीजन दिया गया था, है ना। तो ये सारे चीज हम लोग जानेंगे। तो कह रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ठीक है, भारत में लिव इन रिलेशनशिप की बातें करें तो भारत में लिव इन रिलेशनशिप ये स्पष्ट रूप से कानूनी रीति रिवाज के तहत शासित नहीं किया जाता है, यानी कि कानून जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत ये शासित नहीं किया जाता है। लेकिन न्यायिक निर्णय के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन पार्टनरशिप की कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए ये कोशिश किया है, कुछ दिशा निर्देश जारी किया है, कोई मतलब लगभग कुछ रूल रेगुलेशन जारी किया गया। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप की हम लोग बातें करें तो बद्री प्रसाद वर्सेज निदेशक चकबंदी 1978 में एक केस आता है, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है विवाह की अनिवार्य शर्तों को पूरा करता है और इसके तहत मान्यता दिया जा सकता है। शर्तों में विवाह की न्यूनतम आयु सीमा, आपसी सहमति, मानसिक क्षमता वगैरह ये सारे इसमें मेंशन है। ठीक है, तो ये केस आपको 1978 में आता है। ठीक है, फिर एक आता है ललिता टोप्पो। ठीक है, ललिता टोप्पो वर्सेज झारखंड आज 2018 में एक मामला आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि घरेलू हिंसा अधिनियम, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2005 के प्रावधानों के तहत लिव इन पार्टनर को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत प्रदान की गई राहत से अधिक राहत प्रदान की जाएगी। ठीक है, भारत की बातें करें, भरत मठ वर्सेज आर विजय रंगनाथम 2010 ये केस आता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इस केस में लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाएगा। ठीक है, यानी कि वैलिड माना जाएगा। ठीक है, यानी कि उसे वैलिड माना जाएगा, लीगल माना जाएगा, इलीगल नहीं माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा नहीं कि देखो, लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है ना कि दोनों लड़का लड़की जो होते हैं वो अपने कंसेंट दोनों पहले जाहिर करते हैं, दोनों का कंसेंट होता है, इसके बाद ही लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन वो शादी नहीं करते हैं। लेकिन जब भी अगर उन दोनों मतलब लिव इन रिलेशनशिप जो स्टार्ट करते हैं उनकी अगर कोई बच्चा होता है तो उसमें वैध माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है 2010 के वर्डिक्ट में। ठीक है, तो ये सारे आपको ओवरऑल थोड़ी थोड़ी आपको पढ़ के जाना है, जिससे ये डिटेल तो इतना नहीं
ये पूछ स्टैटिक में डिटेल ये पूछ सकता है कि हाँ भरत वर्सेस आर विजय रंगनाथम ये केस किसी से रिलेटेड है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। तो आपको ओवरऑल स्टैटिक पोर्शन लिंक करना है, क्योंकि यूसीसी जो है ये आपको ये तो पढ़ लिए, ओवरऑल न्यूज है तो सब पढ़ेगा, लेकिन आपको स्टैटिक एक्स्ट्रा पढ़ के जाना है जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये संपत्ति ये जो है यानी कि जो अवैध यानी कि जो वैध माना जाएगा, जो वैलिड बच्चा माना जाएगा, उन दोनों जो लिव इन रिलेशनशिप के जो रहेंगे उनके द्वारा जो बच्चा उत्पन्न होगा, तो और उस शादी के बाद पैदा हुए बच्चों की तरह ही जीवित जैविक पिता को उसका भरण पोषण करना होगा। ठीक है, यानी जैविक पिता जो है लाइक जो रिलेशनशिप में रहता है, तो जैसे शादी करके कोई बच्चा होता है उसी तरह इसका भी भरण पोषण पालन करना होगा। ठीक है, ऐसे ये मामला 2010 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया जाता है। ठीक है, कि जैसे एक लाइक रिचुअल शादी होते हैं, घर से अरेंज शादी होते हैं, वैसे ही उस बच्चा को दर्जा दिया जाता है, जो बच्चा पैदा होता है वैसा ही ठीक इसको भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, संपत्ति में हिस्सेदारी प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। आप समझ रहे हैं, तो ये सारे चीज आपको ओवरऑल याद रखना है। फिर एक मामला आता है इंदिरा शर्मा वर्सेज वीकेवी शर्मावाद। फिर से मैं पढ़ देती हूँ, इंदिरा शर्मा वर्सेज वीकेवी शर्मावाद 2013 में ये मामला आता है। और इस मामला में एक्चुअली न्यायालय ने ये कहा था कि दो अविवाहित पार्टनरशिप आपसी सहमति से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह नहीं कि अवैध है, नहीं उन्हें अपराध माना जाएगा। यानी यदि कोई अगर लड़का लड़की अपना कंसेंट जाहिर करते हैं कि हाँ हम रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, दोनों की मर्जी होती है, तो ये अवैध नहीं माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अपराध भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज ओवरऑल आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो है राष्ट्रीय खेल नीति। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय खेल नीति जो है ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा इस साल चर्चा में रहे, तो आप लोग को पढ़ के जाना है। कह रहे हैं कि युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, सबसे पहले तो आपको याद रखना है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये राष्ट्रीय खेल नीति 2024 ये रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है नीति जो है राष्ट्रीय खेल नीति 2001 खेलो इंडिया योजना, टारगेट ओलंपिक, पोडियम योजना जैसे पिछली पहलों पर आधारित होगी। ठीक है, ये मसौदा जो है इसका कुछ लाइक इसमें इसके बारे में पूरा ओवरऑल हम लोग डिटेल जानेंगे। ठीक है, इस मसौदा में आखिर है क्या, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये जो मसौदा जो जारी हुआ है इसके तहत एनएसपी जो है, ठीक है, यानी कि नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी जो है, एक मिनट, नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी के तहत 2 दशक से भी पहले तैयार किया गया था। ठीक है, एक ऐसी नई व्यापक एनएसपी तैयार करना अनिवार्य है जिसमें कि खेल क्षेत्रों में नवीनतम तत्व शामिल हो और इसमें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए रोड मैप प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी इसमें नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी में जितने भी सारे चैलेंजेस है उसका समाधान करना चाहिए, ये एक रोड मैप बना करके उसका चैलेंजेस का निदान होना चाहिए, ये इसमें कहा जा रहा है। इसका विजन आखिर है क्या, तो विजन जो है राष्ट्र निर्माण के लिए खेल, राष्ट्रों के समग्र विकास के लिए खेल की क्षमता का उपयोग करना, ये विजन विकसित भारत के सिद्धांतों के रूप है। इस मसौदा नीति के निम्नलिखित 5 स्तंभ है, वो 5 क्या क्या है, वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, उन्नत और संरचना, प्रतिभा की पहचान, आर्थिक विकास के लिए खेल, पर्यटन, विनिर्माण जैसे उद्योगों बढ़ावा देने के लिए खेलों का लाभ उठाना, इसके साथ ही समाज विकास के लिए खेल, स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना और खेलों के माध्यम से समावेशित स्वास्थ्य शिक्षा को सुगम बनाना, खेल एक जन आंदोलन, समुदायों को जोड़ना, राष्ट्रीय फिटनेस रैंकिंग और इंडेक्सिंग प्रणाली स्थापना करना, शारीरिक शिक्षा ढांचे को नया रूप देना। एनएसपी जो है इसके तहत 2024 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ सुसंगत बनाना। ठीक है, यानी कि इसको दोनों को जोड़ना। ठीक है, यानी कि नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये दोनों को एक साथ कंबाइन करके देखना। ठीक है, खेलों के शिक्षा के साथ एकीकृत करना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे खेलों में डोपिंग ये आखिर है क्या। ठीक है, तो डोपिंग आप अक्सर न्यूज में सुनते रहते हैं कि ये डोपिंग, ठीक है, डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है इसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है 2022
2022 के टेस्टिंग आंकड़ों में भारत में डोपिंग करने वाले खिलाड़ियों का उत्तम प्रतिशत 3.26% दर्ज किया गया है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि डोपिंग आखिर है क्या, या फिर इससे रिलेटेड और क्या क्या इसमें प्रावधान मेंशन है। तो कह रहा है डोपिंग जो है ये खेल प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा पर बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबंधित कृत्रिम प्राय अवैध पदार्थों का सेवन करना डोपिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि डोपिंग इन द सेंस हम अपने आम लैंग्वेज में हम लोग बताएं कि आप जो भी कंपटीटर्स होते हैं, जो कंपीट करते हैं खेल के फील्ड में, तो आप देखते हैं कि वो लोग एक्चुअली नेचुरली नहीं अपना जिम करके करते हैं। वो लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ें कंज्यूम करते हैं जिसमें बॉडी जो है काफ़ी बिल्ड दिखे, बहुत ज़्यादा लगे कि हाँ हुस्ट पुस्ट एकदम हो चुके हैं। बहुत सारा एक्स्ट्रा प्रोटीन का सेवन करते हैं, बहुत सारे मसल वो लोग का डेवलप हो जाता है ना, बहुत सारे इंजेक्शंस लेते हैं। तो एक्स्ट्रा जो एक होता है नेचुरली आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा डाइट्स ले रहे हो तब होता है, और एक होता है इंजेक्शन पे इंजेक्शन वहां तो जा करके अच्छा परफॉर्म तो कर लेंगे आप खेल के मैदान में, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हाँफने लगते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको काफी सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं, है ना। आप अक्सर देखते हैं चाइना कैसे खिलाड़ी, या फिर भारत कैसे खिलाड़ी, या फिर और भी सारे कंट्री के, तो यही कहा जाता है कि डोपिंग। ठीक है, तो आप लोग को ओवरऑल याद रखना है कि डोपिंग जो है नेचुरली कोई भी चीज कंज्यूमिंग नहीं करके, लाइक इंजेक्शन के माध्यम से हो गया, या फिर इस टाइप से बहुत सारी चीजों जैसे मेडिसिन ले लेना, जैसे खेल में जा रहे हैं और एक होता है सपोज करो रनिंग करने की कैपेसिटी है, लेकिन आप दवा के माध्यम से आपने जबरदस्ती रनिंग किया दवा ले करके। ठीक है, तो यही चीज ये डोपिंग कहा जा रहा है। ठीक है, तो खेल प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा पर बढ़त हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता कृत्रिम और अवैध पदार्थों का सेवन करना डोपिंग कहलाता है, जैसे हमने अपने आम लैंग्वेज में मैंने समझाया, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो डोपिंग में रक्त आधान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए रक्त प्रवाह के ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने जैसे तरीकों को भी शामिल किया जाता है। अब हम लोग डोपिंग देखेंगे, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसके लिए वाडा, शॉर्टकट में वाडा कहा जाता है, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, इसका मुख्यालय आपसे पूछेगा तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है, यानी कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसकी मुख्यालय है। उत्पत्ति की बातें करेगा, एस्टैब्लिशमेंट की बातें करेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने स्विट्जरलैंड के लॉजेन में खेल में डोपिंग पर प्रथम विश्व कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था, और इसके बाद से 1999 में वाडा की स्थापना होता है। तो आपसे तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि 1999 इसकी स्थापना, वाडा की स्थापना कब हुआ। वाडा मीन्स वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो आपको बताना है 1999 में। ठीक है, दूसरा इसके पूछेगा कि डोपिंग आखिर होता क्या है, जो मैंने बता दिया कि जो नेचुरल जो चीज होती है उसको छोड़ करके कृत्रिम यानी कि जो बनाया गया है बॉडी बिल्डिंग के लिए, है ना, जैसे प्रोटीन का ज़्यादा वो ले लेना, एक्स्ट्रा डोजेस ले लेना, इंजेक्शन ले लेना, है ना, तो इस टाइप के चीज़ों के। दूसरा आपसे इसके वाडा का मुख्यालय पूछेगा तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, आपको बताना है। वाडा की स्थापना जो है 1999 में, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डोपिंग पर लॉजेन घोषणा पत्र को अपनाया गया था, और इस घोषणा पत्र को साल 2000 ईस्वी में साल 2000 ईस्वी में 27 ओलंपियाड के लिए एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी के गठन का प्रावधान किया गया था। कितना किया गया था? 27। ठीक है, तो एक फैक्ट ये याद रखना है, वाडा के बारे में हम लोग बात करें तो एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी है। ओलंपिक मूवमेंट दुनिया का सरकारों के द्वारा समान रूप से वित्त पोषित होती है। कार्य की बातें करें तो ये कार्य क्या क्या करता है, इसका वर्क क्या है, तो डोपिंग मुक्त खेल के लिए एक सहयोगात्मक करता है। इसके साथ ही विषय व्यापी मूवमेंट का नेतृत्व करना। वाडा जो है यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की एंटी डोपिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, डोपिंग रोधी गतिविधियों का समन्वय और सरलीकरण करना। ठीक है, आसान तरीके से खेलों को यानी कि उसका आसान तरीके से सारी सिस्टमेटिक ढंग से खेल हो सके। ठीक है, उसके लिए रूल रेगुलेशन मेकिंग करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डोपिंग के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए किए गए प्रयास। ठीक है, तो क्या क्या प्रयास किया गया है, तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022। इसका उद्देश्य जो है डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना और तंत्र को मजबूत करना। ठीक है, इसके तहत एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक बोले तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो कानून में मेंशन नहीं है, लाइक एक कानून के माध्यम से एक बनाया जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लाइक हम बोले तो कानून के एक एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है, उसे कहा जाता है वैधानिक निकाय, ठीक है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक होता है ना, जैसे हमारे आर्टिकल्स होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशंस बॉडी हो गया, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के गठन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो है ये युवा कार्यक्रम को खेल मंत्रालय के तहत गठित एक स्वायत्त निकाय है। इसका उद्देश्य विश्व डोपिंग रोधी संहिता 2021 के अनुरूप भारत में डोपिंग रोधी कार्यक्रम को संचालन करना। 2005 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में गठित किया गया था। नाडा के द्वारा किए गए प्रमुख पहल, यानी नाडा जो है ये इसके तहत क्या क्या इनिशिएटिव लाया गया है, ठीक है, इनिशिएटिव लाया गया है, क्या क्या स्टेप उठाया गया, तो उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। कह रहे हैं कि डोपिंग के संबंध में शिक्षा जागरूकता का प्रसार करना। खेलों में डोपिंग रोधी शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम को शुरू किया गया था। खेल में डोपिंग रोधी क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर किया गया था। एथलीटों और उनके सहायक कर्मियों के लिए एंटी डोपिंग नियमों और दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान करना। एंटी डोपिंग हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। वाडा के प्ले टू डे के उपलक्ष्य में NADA यानी कि नाडा के द्वारा प्ले ट्रू अभियान चलाया गया था, ठीक है, यानी कि वाडा के प्ले टू डे के उपलक्ष्य में नाडा के द्वारा प्ले ट्रू अभियान चलाया गया था, ठीक है। तो एक आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्जेक्ट अधिनियम 1985 लागू किया गया था, ठीक है। ये वैश्विक स्तर पर लागू हुआ था। खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में 2005 में पेरिस फ्रांस में अपनाया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो खेलों में डोपिंग की रोकथाम और उसके खिलाफ उपायों को बढ़ावा देना ताकि समाप्त किया जा सके। ये क्षेत्र में एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि है और ये समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोपिंग विरोधी कानूनी नियमों और नियमों को सुसंगत बनाता है। भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था, ठीक है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की बातें करें तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन काम करता है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी काम करता है। प्रोग्राम फॉर द एजुकेशन एंड अवेयरनेस एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स काम करता है। साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, ठीक है, यानी अदर इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, तो शिक्षा में बहुभाषावाद, ठीक है, यानी मल्टी लिंग्विलिज्म इन द एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 2 अन्य पहलों के साथ अस्मिता परियोजना आरंभ किया है। कौन सा परियोजना, तो अस्मिता परियोजना किसने किया है, तो शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये पहल जो है नई शिक्षा नीति यानी 2020 के अनुरूप है, ठीक है। पहल की हम लोग बातें करें तो अस्मिता जो है ये अनुवाद और एकेडमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री के संवर्धन परियोजना का उद्देश्य और छात्रों को उनका मूल्य भाषा में उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। इसके तहत 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 2200 किताबें तैयार किया जाएगा। कार्यान्वयन की बातें करें, कार्यान्वयन एजेंसी तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और भारतीय भाषा समिति BVS, ये दोनों मिलकर के दोनों जो है एजेंसी, ये दोनों मिलकर इस पे काम करेगी। बहुभाषा शब्दकोश, ये जो है एक व्यापक बहुभाषा शब्दकोश भंडार होगा। रियल टाइम अनुवाद संरचना की बातें करें तो राष्ट्रीय आधुनिक तकनीकी के साथ अनुवाद को बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है, प्रोजेक्ट नमन, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोजेक्ट नमन को देखेंगे, क्यों चर्चा में है, तो हाल ही में इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन का शुभारंभ किया। तो एक तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि इसे रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में प्रोजेक्ट नमन का शुभारंभ किया, तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किसने स्टार्ट किया, तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो इंडियन आर्मी आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो है नमन वास्तव में अस्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पर केंद्रित है। अस्पर्श जो है ये केंद्रित
स्पर्श केंद्रित कॉमन सर्विस सेंटर से पूरे भारत में स्थापित किए जाएंगे। प्रोजेक्ट नमन की बातें करें तो इसका उद्देश्य स्पर्श कार्यान्वयन के माध्यम से रक्षा पेंशन भोगियों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। स्पर्श एक डिजिटल पेंशन प्रणाली है जो रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रिया को आसान बनाती है और ये प्रणाली देश भर में पूर्व सैनिकों और उनके निकटतम परियोजन जैसे कि नेक्सट्स ऑफ कीन के लिए सुलभ सुविधा केंद्रों की आवश्यकता की है, ठीक है, आवश्यकता की मांग को पूरी करता है। प्रत्येक कॉमन सर्विस सेंटर यानी जो CSS जो होता है कॉमन सर्विस सेंटर का प्रबंध ग्रामीण स्तर यानी कि जो भी ग्रामीण स्तर के उद्यमी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। उद्यमियों को संबंधित स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों में यानी कि LMA के द्वारा पूर्व सैनिकों यानी NOK में चुना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सारथी पहल यानी कि सारथी इनिशिएटिव, ये क्यों चर्चा में है? तो सारथी जो है, सारथी इनिशिएटिव ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, तो एक तो डिपार्टमेंट पूछेगा तो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग हो जाएगा और दूसरा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने सारथी 1.0 लॉन्च किया, ठीक है। इसका उद्देश्य आखिर है क्या? तो जागरूकता सृजन करना, कानूनी सहायता करना, कल्याणकारी योजनाओं तक प्रभावी पहुंच को बढ़ावा देकर के वंचित जो समुदाय हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो काफी वंचित रह गए हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, ट्रांसजेंडर, विमुक्त व घुमंती जनजातियों को सशक्त बनाना, ठीक है। सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तालमेल बनाना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे नेशनल मेडिकल रजिस्टर। नेशनल मेडिकल रजिस्टर ये क्यों चर्चा में है? तो उसमें हम लोग देखेंगे नेशनल मेडिकल रजिस्टर। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया गया है और ये नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल भारत में सभी एलोपैथिक पंजीकृत चिकित्सकों के लिए एक व्यापक डेटाबेस होगा, ठीक है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर की बात करें तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 की धारा 31 के तहत अनिवार्य किया गया, ठीक है। इसमें NMC जो है, ठीक है, तो NMC के एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड के पास एक इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय रजिस्टर रखने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इस रजिस्टर में लाइसेंस प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नाम, पता, जैसे उसमें नाम होगा, एड्रेस होगा, उनकी योग्यता होगा, क्वालिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड इसमें जानकारियां दर्ज होगा, ठीक है। इसके साथ ही चिकित्सा के प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर को डॉक्टर के आधार ID से लिंक किया जाएगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के सत्यापन में शामिल राज्य चिकित्सा परिषद यानी कि SMC को आपस में जोड़ने की भी सहायता होगा, ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की हम लोग बातें करें तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की बातें करें तो एक वैधानिक संस्था है, ठीक है, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका गठन 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह लिया गया था, ठीक है। यानी पहले जो था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, लेकिन 2020 में ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की अब हम लोग यानी वर्तमान में बोलेगा क्या है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, पहले क्या था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण की बातें करें यानी कि क्वालिटी रिच होनी चाहिए, तो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, क्वालिटी रिच होनी चाहिए, विभिन्न चिकित्सा शिक्षा प्राप्ति में मदद होना चाहिए, पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए, समय समय पर पारदर्शी तरीके से चिकित्सा संस्थानों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना होगा। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के कार्य की बात करें यानी कि इनके वर्क क्या क्या करते हैं, तो चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा संस्था, चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा पेशेवरों के लिए नीतियां बनाना, उनका विनियमन करना, निजी क्षेत्रकों के चिकित्सा संस्था और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50% सीटों के लिए शुल्क निर्धारण करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करना, स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं का आकलन करना, उन्हें पूरा करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो न्यूज गाइस कंप्लीट हो चुका है, मात्र 23 मिनट में पूरा कंप्लीट है ना गाइस। ये पूरा फाइनल हो गया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग हम लोग देख लिए, वीडियो मेरा हो गया कंप्लीट। आज का इतना ही है, लाइक बोले इतना ही है, ही लास्ट पार्ट है। तो ऐसा करेंगे ना, पिछले जो भी मेरा 3-4 क्लास हुआ है ना, 4 क्लास, इसको भी मर्ज कर, पहले इसको तो हम अपलोड कर देंगे सिंगल वीडियो में, क्योंकि जो सिंगल देख रहे हैं तो उनके लिए बेटर होगा, आधा घंटा में ये सुन लेंगे। और सारे वीडियो को मर्ज करके एक हम मैराथन वाला अपलोड कर देंगे, ठीक है।
तो एक ये वीडियो हो जाएगा और कल जो है हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। आप प्लीज़ कमेंट में बता देना कि साइंस एंड टेक स्टार्ट करें या फिर इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट करें। कमेंट में बताना। ये दोनों जैसे कंप्लीट होगा इसके बाद हम एमसीक्यू लेकर के आएंगे हर सिलेबस का, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया 200 क्वेश्चन, है ना। हम लोग ऐसे प्रॉपर वे में करेंगे ना जिससे एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा सा बेनिफिट हो, लगे कि हम जो पढ़े हैं उसी बेस पे हमारी स्टैटिक विथ करंट दोनों मिला करके एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। तो ये हम जो हम लोग पढ़े हैं उसका हम लोग खुद से अपना मेकिंग करेंगे, ठीक है। एक एमएस वर्ड वगैरह में यानी कि वो मेरा काम है, हम सब कंप्लीट करके पीडीएफ लाएंगे। एंड गाइज मेरा चैनल नया है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। जो भी मेरे चैनल पे न्यू एस्पायरेंट है सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं खुद ही, आप लोग को पता है, मैं खुद टाइम नहीं किल करना चाहती क्योंकि मेरे को खुद पढ़ाई करनी होती है। तो चलो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज लास्ट वीडियो है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। लास्ट पार्ट सोशल इशू पीटी 365, ठीक है। ये लास्ट पार्ट अपलोड होगा, इसके बाद जो है कमेंट में बता देना कौन सा वीडियो चाहिए, मैं ऑब्वियस कल वो प्रोवाइड करूंगी। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।